नमस्कार, मैं हूं खुर्रम रमजानी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण, जी हाँ, पांचवा रण। और इस चरण में उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान होना है। 2019 की बात कर लेते हैं तो तब भारतीय जनता पार्टी का इस फेज में पड़ने वाली तमाम 14 सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन था। रायबरेली की बात छोड़ दीजिए तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आउटराइटली अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन रायबरेली एक ऐसी सीट थी जहां पर ना तो मोदी मैजिक चला और ना ही डबल इंजन सरकार का चलवा। वहां से जीती कांग्रेस की सोनिया गांधी। बाकी 13 सीटों पर जैसे आप बताया भाजपा ने परचम फहराया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। उन 14 में से जो 13 सीटें जीती थी, उन 13 सीटों से बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। नेक टू नेक फाइट है, दिक्कतें हैं, तमाम दिक्कत है इसमें। तो इन 13 सीटों में से एक सीट अमेठी की भी थी, जहां सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी से हार गए थे, लेकिन उसी अमेठी में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उनकी सीट फंसी हुई है। वो भी किससे? किशोरी लाल शर्मा से। कैसे, हम आगे बताएंगे। लेकिन क्या भाजपा इस बार पिछले परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले बताया, क्या सभी 14 सीटों भाजपा का विजय पताका फहराएगा? नहीं लगता। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन असल में तस्वीर क्या बनती है तो 4 जून को ही मालूम चल पाएगा। लेकिन भाजपा के लिए पांचवा फेज में कम दिक्कत नहीं, बहुत सारी दिक्कत है। 14 सीटों में से सिर्फ 4 बार, ये बता देते हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए है। तो एनडीए सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट कर रही है और 14 सीटों पर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां 4 पर कांग्रेस लड़ रही है, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और झांसी। जबकि समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही है, बाकी 10 सीटों पर। तो 2019 के चुनाव में भी एक नजर डाल लेते हैं। जब सपा और बसपा गठबंधन वहां लड़ी थी, तब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी। तो समाजवादी पार्टी 14 में से 7 यानी कि लखनऊ, झांसी, बांदा, कौशाम्बी, फैजाबाद, गोंडा और बाराबंकी पर लड़ी थी और दूसरे स्थान पर रही थी। जबकि बहुजन समाज पार्टी 5 पर लड़ी, मोहनलालगंज, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर और कैसरगंज यहां लड़ी थी। 2 सीटें अमेठी, रायबरेली, यहां पर कोई भी कंटेस्टेंट नहीं था सपा बसपा गठबंधन का। तो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। ये तो अतीत की बात है, वर्तमान बात है। तो पांचवें फेज की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं। तो मोदी जी के 5 मंत्री और योगी के 1 मंत्री की साख दांव पर है। जी हाँ, योगी सरकार के 5 मंत्री और योगी के 1 मंत्री की साख दांव पर है। योगी सरकार का जो 1 मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, वो खड़ा है रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ। तो अब सवाल है कि राहुल के खिलाफ तो दिनेश प्रताप खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस और गांधी परिवार की साख दांव पे लगी हुई राहुल गांधी की वजह से क्या वो साख बचेगी? दिल की धड़कनें दोनों तरफ अब बढ़ी हुई हैं। तो लखनऊ में हम केंद्रीय मंत्रियों की बात कर लेते हैं, मंत्रियों की बात कर लेते हैं, मोदी के मंत्रियों की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, अमेठी से स्मृति ईरानी, साध्वी रंजन ज्योति, भानुप्रताप वर्मा, ये सब चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं योगी के मंत्री पहले बताया रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह को जीतने में खासी दिक्कत नहीं है, लेकिन सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने राजनाथ कैंप को थोड़ा और मेहनत करने पर मजबूर कर दिया है। यहां मजबूर कर दिया है क्योंकि उनको लग रहा है कि हम मार्जिन बढ़ाना है। तो वहीं लखनऊ से लगी मोहनलालगंज सीट की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। हैट्रिक लगाने का आतुर कौशल किशोर को सपा प्रत्याशी आर के चौधरी ने खासा परेशान कर रखा है, चुनाव फंसा हुआ है। तो वहीं तीसरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस प्रत्याशी ने कम और उनके कैंपेनर ने अधिक परेशान कर रखा है। के शर्मा स्मृति को भले ही चुनौती दे रहे हों, लेकिन उनका प्रचार संभाल रखा है प्रियंका गांधी ने। और कहा जा रहा है अमेठी में प्रियंका गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी है, ना कि स्मृति ईरानी वर्सेस के शर्मा, क्योंकि जो मेन पिक्चर में है वो प्रियंका गांधी, उन्होंने खासा परेशान कर रखा है। प्रचार हालांकि खत्म हो चुका है, तो लोगों का झुकाव स्मृति की तरफ तो जरूर है, लेकिन कांग्रेस के डेवलपमेंट को लोग भूले नहीं है। तो वहीं स्मृति को अमेठी में बने रहने का भी फायदा मिल रहा है। तो साथ में राहुल के 15 साल बनाम स्मृति की 5 साल का भी जनता मूल्यांकन कर रही है कि ये भले ही पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन वो पिछले तकरीबन 4 दशकों से अमेठी से जुड़े हुए हैं। लाभार्थी वोट बैंक, जी हाँ, लाभार्थी वोट बैंक का फायदा तो स्मृति को मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रियंका के एग्रेसिव कैंपेन ने अमेठी के चुनाव को खासा दिलचस्प बना दिया है।
तो रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी के पहुंचने के बाद सियासी माहौल कांग्रेस से दिख रहा है। सोनिया के बेटा सौंप रही हूं वाले बयान ने भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट और भी मुश्किल बना दी है। प्रियंका भी राहुल के लिए चुनाव कैंपेन संभाल रही हैं। उनके मुकाबले में पुराने कांग्रेसी दिग्गज दिनेश प्रताप सिंह है, जो भाजपा कैबिनेट है, योगी सरकार के मंत्री भी हैं। तो 2019 में उन्हीं को सोनिया गांधी ने शिकस्त दी थी। तो अब देखना है कि इस बार बेटा को शिकस्त देता है या फिर दिनेश प्रताप सिंह बेटे को शिकस्त देते हैं सोनिया गांधी के, यानी कि राहुल गांधी को। तो वहीं गोंडा सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा के चुनावी मैदान में उतरने से भाजपा के 2 बार के सांसद और राजघराने के ताल्लुक रखने वाले कीर्तिवर्धन सिंह को खासी मेहनत करनी पड़ रही है। वहां के अवाम मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन को खासा खुश नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पर उनको वोट मिल सकता है। तो वहीं श्रेया अपने दादा बेनी बाबू के काम और गठबंधन के नाम पर लोगों से वोट मांग रही हैं और बहुत एग्रेसिव कैंपेन भी कर रही हैं। तो ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई है। तो भाजपा के लिए ये चरण बिल्कुल भी आसान नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं। इस चरण में वो सीटें भी शामिल है जहां पर पिछले चुनाव में हार और जीत के बीच वोटों का अंतर महज 1 लाख भी नहीं था, उससे भी कम था। 7 सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है। 3-4 मैंने आपको गिनाए। लोकसभा की इन 14 सीटों में से विधानसभा कुल 71 सीटें आती हैं, जिनमें 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 45 सीटों पर, यानी कि अगर आप फीसदी पर जाते हैं तो 40% आप जोड़ लीजिए तो 60 के ऊपर जाता है। तो वहां पर भाजपा के विधायक है, तो ये थोड़ा फायदा मिल सकता है। अब जहां पर भाजपा के विधायक नहीं थे और थोड़े थे मजबूत विधायक थे, यानी कि जैसे मनोज पांडे को आप देख लीजिए, तो मनोज पांडे को भी अमित शाह ने उनके घर जा करके मानवनवल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया था। तो इसका असर मिलेगा। ऊंचाहार से विधायक आते हैं और रायबरेली में पड़ता है ऊंचाहार। तो देखना यह है कि कितना फायदा मिलता है दिनेश प्रताप सिंह को, ये तो आने वाला होता है। लेकिन पिछले चुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा तो उसे जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार विनोद सोनकर को मात्र 38,000 वोटों से जीत मिली थी। फैजाबाद की बात करिए तो लल्लू सिंह को टिकट दिया था, 65,000 वोट से जीत हासिल की। इसी तरह से मोहनलालगंज में कौशल किशोर, उन्हें 90,000 वोट से मिली। तो अमेठी में स्मृति ईरानी का ने चुनाव लड़ा था और राहुल को हराया था, 55,120 वोट से उन्होंने शिकस्त दी थी। तो बांदा में बीजेपी के आर के सिंह पटेल को 58,938 वोटों से जीत मिली थी। तो अब सवाल यह है कि क्या इस बार रायबरेली भी जीतकर भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण में स्वीप करेगी या फिर इस सीट पर उनका परफॉर्मेंस 2019 की तुलना में और खराब होगा? क्या भाजपा के मंत्री अपनी अपनी सीटें बचा पाएंगे? तो सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी अपनी पारिवारिक सीट को बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे? तो इंतजार करिए, इन सब सवालों का जवाब हमें और आपको मिलेगा 4 जून को। मामला टेढ़ा है, 5वां फेज बेहद भीषण होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि इस बार अगर पोलिंग कम हुई तो दिक्कत उनको हो सकती है, क्योंकि माना जाता है कि जब जब पोलिंग कम होती तब तब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन एक बात तो जरूर है, 80 का 80 दावा है, लेकिन 5वें चरण आते आते ये जो माहौल बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को शायद कुछ खासा फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन अब हर एक सीट की कीमत है, हर एक सीट की वैल्यू है, हर एक सीट की इंपॉर्टेंस है। 5वें चरण में इन 14, जिसमें 13 का 13 2019 में जीता था भारतीय जनता पार्टी ने, एक रायबरेली छोड़ करके। लेकिन इस बार जो हवाएं आ रही हैं, जो फीडबैक आ रहा है, वो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। लेकिन क्या वो कहानी हो तो 4 जून को मालूम चलेगी, क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला तो ईवीएम के द्वारा दिया जाएगा। तो इंतजार करिए 4 जून का और हमें दीजिए इजाजत। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।